हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं सौरमंडल का, यानी कि क्लास 6 का है एनसीईआरटी, जो कि एनीवे कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं सभी एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से। जब आप एनसीईआरटी बारीकी से पढ़ लेते हैं, यानी कि अच्छे से उसका अध्ययन कर लेते हैं, तो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, कोई भी एग्जाम हो करेक्ट आराम से हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं सौरमंडल में पृथ्वी क्या है। पहला टॉपिक है, ये चैप्टर 1 बोल सकते हैं। क्या प्यारे बच्चों, ये चैप्टर 1 है और ये क्लास 6 है। क्या है? क्लास 6 का है ये, और इसको कहते हैं भूगोल। क्या बोलते हैं? ये भूगोल का है, जिसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोग्राफी। और ये एनसीईआरटी का है, सौरमंडल में पृथ्वी। और यहाँ से हमको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, आप इसको ध्यान से समझते चलिएगा, पूरा कवरेज करना है। ठीक है, देखिए सूर्योदय के बाद देखने वाला अच्छा लगता है। आसमान क्या होता है? आसमान पहले से एक दो चमक वाले बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनका संख्या बढ़ जाती है। आप इसे गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश में छोटे चमकदार वस्तुएं भर जाते हैं, जिसमें कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसे प्रतीत होते हैं मानो आकाश में हीरे जरे हों। इनमें कुछ टिमटिमाते प्रतीत होती है, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें कुछ को टिमटिमाते अलग है। बिना टिमटिमाते चंद्रमा एक समान चमकते रहते हैं। आकाश में बहुत सारे तारे होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? आपस में चमकते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। ठीक है, अगला क्या कहता है, इसमें और कुछ पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से नोट करते चलिएगा। ठीक, चमकीले वस्तु के साथ लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार के दिखाई देता है। आकाश में जब चंद्रमा आप रात के देखते हो, या कभी गोल होगा, कभी आधा होगा, फिर आधा, फिर ऐसे करते करते अलग अलग प्रकार के अलग अलग आकृति के आपको चंद्रमा दिखाई देते होंगे। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते। एक नए चंद्रमा रात्रि या अमावस्या को होती है। अब 15 दिन के बाद अंधेरा छा जाता है। अंधेरा होने के बाद वो धीरे धीरे चंद्रमा एकदम गोला होता है। जब जिस दिन पहला उजेला होगा उसमें छोटा सा चंद्रमा निकलेगा, फिर आधा निकलेगा, फिर आधा आधा, ऐसे करते करते आकृति बदलते रहता है। और इसे साफ चंद्रमा को आप आसमान में अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है तो हम दिन के समय चंद्रमा व सभी छोटी चमकीले वस्तु को नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं हम दिन में नहीं देख सकते। क्योंकि रात को भी जो तारे दिखाई देते हैं वो दिन को भी तारे रहते हैं, लेकिन दिन के जो तारे हमें इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि सूर्य का जो रोशनी होता है, इतना ना रोशनी फैल जाता है जिसको उसके प्रकाश के कारण वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे जैसे वो अंधेरा छाता है वैसे वैसे हमें वो तारे दिखाई देने लगते हैं, नजर आने लगते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वह खगोलीय पिंड कहलाती है। आपसे पूछा जाएगा कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। अगला है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं, इस गैसों से बने होते हैं। इसके पास ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करता है। इस खगोलीय पिंड को तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस खगोलीय पिंड को तारा भी कहते हैं। ठीक है, अगला है कि रात के समय चमकते हुए, क्या है? रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन इसमें बहुत अधिक दूरी होने के कारण लोग उनकी ऊष्मा प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यधिक छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने आवश्यक ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती है। सही बात है, जब आप बहुत दूरी पर चल जाने के बाद जब नीचे कोई सामान को देखते हैं तो देखने में क्या लगता है? बहुत एकदम छोटी छोटी दिखाई देती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। जैसे कि चिड़िया जब आकाश में जाती है, हवाई जहाज जब आकाश में उड़ता है तो दिखने में छोटी सी चिड़िया की तरह दिखाई देती है, लेकिन जब वही पृथ्वी पर, धरती पर लैंड करता है तो बहुत बड़ा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखने पर समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। यह नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आपको कहेगा कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तो नक्षत्र मंडल में क्या कहा कि आसमान में विभिन्न समूहों से द्वारा बनाए। जैसे कि समूह देख लीजिए, यहाँ पे तारे हैं। क्या है? ये तारे हैं, तो तारों का एक समूह बना दिया। इस समूहों को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे तारा है, इसको ध्रुव तारा कहते हैं। ये संकेत तारे हैं, ये पश्चिमी भाग है और ये उत्तर दिशा है, और इधर क्या हो गया? पूरब दिशा हो गया। तो ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये बहुत आसानी से पहचान में आ जाने वाला नक्षत्र मंडल है।
सप्तऋषि, सप्त में 7 ऋषि, मतलब सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों को समूह होता है, उसे सप्तऋषि कहते हैं। ठीक है, सप्तऋषि का समूह होता है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेरजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोसी किसी भी बड़े व्यक्ति को कहिए कि आपको आसमान की ओर अधिक तारों ग्रहण अब नक्षत्र मंडल को दिखा। नक्षत्र मंडल जो कि आकाश में जब ताकिएगा तो उसमें बहुत सारे तारे होंगे, कुछ तारे मिलकर कोण बना देंगे, कुछ तारे मिलकर आयत का निर्माण करेंगे, कुछ तारे मिलकर वर्ग का निर्माण करेंगे। तो बहुत तरह का आकृति का जब मिलाइएगा ना तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के आकृति आपको बन जाएगा, वही हमारा क्या कहलाता है, नक्षत्र मंडल कहलाता है। प्राचीन समय, प्राचीन का मतलब होता है बहुत पुराना, आधुनिक का मतलब होता है नया, प्राचीन का मतलब होता है बहुत पुराना। लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। अब ये उत्तर में कोई तारा होगा तो उत्तरी तारा हो जाएगा, तो उत्तर दिशा को प्रतीत करेगा। दक्षिण में है तो वह दक्षिण दिशा को प्रतीत करेगा। तो लोग सब दिशा का जो निर्धारण था तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को पता था, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। जैसे कि अभी बच्ची जो है यहाँ पे एक है जो कि उत्तरी ध्रुव जो है, ध्रुव तारा उत्तर को दिशा को संकेतित कर रहा है। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं कि यदि सप्तऋषि क्या है, कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों के आसपास में मिला दिया जाए तो काल्पनिक रेखा खींची जा सकती है। इसे आगे की ओर बढ़ाया जा सकता है तथा ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंड में एक प्रकाश का ऊष्मा नहीं होता है, कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश नहीं होता है। क्या होता है, अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। आपसे पूछा जाएगा ग्रह किसे कहते हैं, तो ग्रह उसे कहते हैं जो कि कुछ खगोलीय पिंड जो अपना प्रकाश एवं ऊष्मा से नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लेटाइन कहते हैं, जो शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है प्रभ्रमिक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है। अब पूछा जाएगा कि पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी एक ग्रह है। जिस पे हम रहते हैं वो क्या है, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। अब पूछेगा कि जो पृथ्वी जो है इसमें ऊष्मा है, प्रकाश है, कैसे प्राप्त करता है, तो सूर्य की रोशनी से प्राप्त करता है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी के से बहुत अधिक दूर है, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। कौन, ये तारे। अब यहाँ से कुछ रोचक तत्व है, इसको भी देख लीजिए। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, ये चारों ओर छल्ले हैं। अब से पूछा जाएगा कि किस ग्रहों के पास छल्ले हैं, तो छल्ले किसके पास है, बृहस्पति ग्रह के पास छल्ले हैं, शनि ग्रह के पास छल्ले हैं, यूरेनस के पास छल्ले हैं, चारों तरफ छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थ से असंख्य छोटे छोटे पिंड से बने पट्टी है। पृथ्वी की इन छल्लों की शक्तियाँ दूरबीन की सहायता से देखी जा सकती है। आप ऐसे नहीं देख सकते, उसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छल्ले होते बने होते हैं, जो दूरबीन की सहायता से आप उसे देख सकते हैं। फिर यहाँ से आ गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, थोड़ा इसको भी देख लीजिएगा कि क्वेश्चन कहाँ से है, यहाँ से क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में करता है। उसके बाद शुक्र ग्रह 255 दिन में करता है। पृथ्वी ग्रह 365 दिन में पूरा करता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। और मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर 687 दिन में परिक्रमण करता है। और उसके बाद आता है एक ग्रह जो कि इसकी संख्या 102 है। उसी तरह से और जो है यहाँ पे बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह है, तो यहाँ पे बृहस्पति ग्रह सूर्य के चारों ओर 11 साल 11 महीने 12 साल तक अक्ष पर घूमता है। शनि ग्रह के पास जो होता है 29 साल 5 महीने अक्ष पर घूमता है और 10 घंटे 40 मिनट चंद्रमा की संख्या लगभग है। तो यहाँ से ये सभी क्वेश्चन जो है इसको आपको यहाँ से ये देखना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। आप इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं और इसे याद कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो दर्शाया गया है ये सौरमंडल के ये ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। पहला आता है यहाँ पे बुध, सूर्य से नज़दीक में बुध ग्रह। बुध के बाद आता है कौन सा ग्रह, बुध के बाद आता है ये रहा शुक्र ग्रह, फिर आता है पृथ्वी ग्रह, फिर आता है मंगल ग्रह। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे बृहस्पति ग्रह आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह के बाद आता है यहाँ पे शनि ग्रह और सबसे लास्ट में आता है यूरेनस ग्रह आता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट फिर यहाँ से टॉपिक है, इस सभी को पढ़ते चलना है। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो बुक पढ़ लीजिए, नहीं तो यहाँ से हम करा देते हैं, इसको भी देख लीजिएगा। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। अब पूछा जाएगा कि आसमान में जो दिखने वाले जो चंद्रमा है क्या है, तो एक ग्रह नहीं है, एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी के सहचर एवं चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के
समान 7 अन्य ग्रह हैं जो कि सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करने के उनमें कुछ भी पास अपने चंद्रमा भी है। ठीक, कुछ रोचक है कि आप जानते हैं कि पौराणिक रोमन कहानियां जो कि सोलर सूर्य देवता को कहा जाता है। सोल यानी कि सोल किसे कहा जाता है? सूर्य देवता कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल, जिसको हम सोलर सिस्टम भी कहा जाता है, सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों में लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सौर मंडल की। सौर मंडल है क्या? सौर मंडल किसे कहते हैं? तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं अलका पिंडा मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उन्हें हम सौर परिवार के नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। आपसे पूछा जाएगा कि सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? तो सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है। ठीक है, फिर ये भी पूछा जाएगा आपसे ऐसे क्वेश्चन कि सौर मंडल का निर्माण कैसे होता है? तो सौर मंडल के मान सूर्य के 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ खगोलीय पिंड के साथ मिलकर सौर मंडल का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला है सूर्य की बात कर लेते हैं। क्या है सूर्य? सूर्य है क्या? तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ स्थित है? सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य किससे बना है? तो सूर्य जो है गर्म गैसों से मिलकर बना है। इसका खिंचाव बल इसमें सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम उसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सोच लीजिए 15 करोड़ किलोमीटर दूर, कितना साल लग जाएगा जाने में। अगला क्वेश्चन आता है ग्रह किसे कहते हैं? तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। क्या प्यारे बच्चों? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जो दूरी के हिसाब से सबसे पहले आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं और इसको याद करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक ये है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। कैसे? माई वेरी एप्रेसेंटेंट मदर जज द सर्विस अस नट। अब म से होता है मरकरी, यू से होता है यूरेनस, ई से होता है अर्थ, एम से होता है मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून होता है। ठीक है, तो इस सभी चीज़ को बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक प्यारे बच्चों ये क्या कहता है कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह, क्या है? सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। निश्चित पथ पर ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले होते हैं। अब से पूछा जाएगा कि सौर मंडल जो है ये किस अक्ष में चक्कर लगाते हैं? तो दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, जो कि यह कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है, अभी पहले ही बता दिए कि बुध ग्रह जो है सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? बुध ग्रह है। अपनी कक्षा में चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगाता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य जो है क्या है? सूर्य पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 88 दिन का लगाता है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि शुक्र को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? चाहे जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं, क्योंकि इनका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड सीरस, प्लूटो, बौने ग्रह भी कहे जा सकते थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो भी क्वेश्चन कराए सभी क्वेश्चन क्या है? सभी इंपॉर्टेंट है। कुछ रोचक तथ्य भी है, इसको भी देख लेते हैं। कि आप जानते हैं रात में आसमान में देखते समय मनुष्य हमेशा अपने मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध अध्ययन करने वाले खगोलीय शास्त्री कहते हैं कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री थे। कौन? आर्यभट्ट। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह एक चंद्रमा परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। जब आज विश्व के सभी भागों में खगोलीय ब्रह्मांड का रहस्य खोजने में लगे हुए हैं, जो कि सब शास्त्र में पहले लिखा गया है। अगला टॉपिक क्या है? पृथ्वी। क्या प्यारे बच्चों? पृथ्वी, क्योंकि इस वीडियो में आपको
पूरा चैप्टर 1 का कंठस्थ टॉपिक कराने वाले हैं। तो वीडियो को एकदम पूरा दबा कर लास्ट तक देखिएगा, और जो भी बता रहे हैं सब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को आप कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक है। अगला है पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अब सूर्य से तीसरा ग्रह कौन है? पृथ्वी है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा, आकार में पृथ्वी हो जाएगा। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। इस आकार के इसे भाग में भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी एक समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति की केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडा। यहाँ पानी वायु उपस्थित है। यह हमारे जीवन के लिए आवश्यक वायु, जीवन आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह भी माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें 2/3 सतह पानी से ढका हुआ, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह रहा कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पानी से पूरा ढका हुआ है। चाहे पूछा जाए कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की कहते हैं। समझ में आ गया? क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगा देता है। कितने मिनट का? 8 मिनट का समय लगा देता है। प्यारे बच्चों, आप समझ सकते हैं कि 1 मिनट क्या किलोमीटर प्रति, क्या बोला? प्रति सेकंड बोल रहा है। क्या है? किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की प्रकाश वो आता है। तो 8 मिनट में आने में कितना किलोमीटर लगा दिया? तो 3 लाख है, तो यानी कि 8 तेरी 24, क्या हो जाएगा? 8 तेरी 24, 3 लाख है तो 24 लाख किलोमीटर वह 8 मिनट में पहुंच जाता है। बताइए, तो 24 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, यहाँ तो सेकेंड पूछ दिया ना जी, 1 सेकेंड बहुत रफ्तार में आता है। अगला है यहाँ से एक, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, यहाँ से भी आप देख लीजिए और इसको भी आप याद कर लीजिए कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर सतह पर कदम रखा था। चाहे क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाएगा कि चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा था, तो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। कब रखा था? तो 20 जुलाई 1969 को रखा था। ठीक है। अब पूछा जाएगा कि भारत का कौन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सतह पर कदम रखा। मालूम करें कि कोई भारतीय गया है, राकेश शर्मा गया है। ठीक है। अगला बात करते हैं चंद्रमा। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। अब पूछा जाएगा कि चंद्रमा तो ग्रह है लेकिन उपग्रह है, चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। ये व्यास का केवल 1/4 है। इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। देख लीजिए यहाँ पे ये पृथ्वी का नक्शा है, सॉरी चंद्रमा है। क्या है? ये चंद्रमा है। तो पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। ये चंद्रमा है लेकिन ये उपग्रह है। क्या है प्यारे बच्चों? ये उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। और ये किसके नज़दीक है? तो पिंड, जो हमारे खगोलीय पिंड होता है उसके नज़दीक है, लेकिन यह लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य के चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। ठीक है। उपग्रह की अगर प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं यहाँ से उपग्रह का। उपग्रह क्या कहता है कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जो इस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह, अब जैसे कि सैटेलाइट, ये सब देख रहे हैं ना, रॉकेट परीक्षण हो रहा है, ये सब ये क्या है? ग्रह है, लेकिन ये मानव के द्वारा बनाया गया है। मशीन के द्वारा ऊपर जाता है फिर आता है। ठीक है। तो मानव के द्वारा बनाया गया उपग्रह है। यह कृत्रिम पिंड यह वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्ष में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इंसेक्ट, IRS, स्टूडेंट इत्यादि भी है। ये इसरो भी कहा जाता है। और ये मानव के द्वारा, मानव मतलब क्या होता है? मानव मतलब इंजीनियर हो गया ना, उसके द्वारा ये बनाया गया क्या है? ग्रह है, उपग्रह। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सूक्ष्म ग्रह। क्या है? क्षुद्र ग्रह है। जीव एक पौधे जैसे जीवित रहने तथा विकास करने के लिए उनके तत्वों की आवश्यकता होती है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर लेता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लीजिएगा कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? तो 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में करता है? 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा इस
उतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर में पूरा करता है। इसी परिक्रमण पृथ्वी में चंद्रमा पृथ्वी को केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कौन सी भाग? केवल एक भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे जो कि पृथ्वी के सतह पर छाया बनाते हैं, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। अगला हम बात कर लेते हैं क्षुद्र ग्रह की। क्या है क्षुद्र ग्रह? तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्यात छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। याद रखिएगा कि तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्यात छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल, बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों को टूटकर अलग हो जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह। देख लीजिए यहाँ पे ये सब क्या है? क्षुद्र ग्रह। जैसे कि कोई विस्फोट हुआ आधुनिक तत्व से वर्षों पहले, तो वो ग्रह जो होता है टूट कर इधर उधर बिखर जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं उल्का पिंडा का। ये उल्का पिंडा क्या होता है? ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पृथ्वी के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर, जो छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, टुकड़े होते हैं, उसी को उल्का पिंडा कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंडा इतनी नज़दीक आ जाती है जिससे प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरते ही होती है, और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण यह गर्म होकर जल जाते हैं। फल से चमकदार प्रकाश उत्पन्न होते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिसकी जलधारा पर गड्ढे बन जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? उल्का पिंडा कहते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी को देखा है? चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह होता है जिसे आकाश गंगा कहते हैं। अब आकाश गंगा की अगर प्यारे बच्चों बात करें तो एकदम सिंपल सी बात है कि जो लाखों तारों के समूह जो होता है ना, उसे आकाश गंगा कहते हैं। हमारी सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों के प्रणाली है जिसे इस प्रकार लाखों आकाशाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ देगा कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है? तो लाखों आकाश गंगाएं क्या है? लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता में कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इस बात में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं, मतलब जानकारी इसमें जुटने में लगे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। अगले क्वेश्चन के प्यारे बच्चों बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि क्या ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? क्या आप पृथ्वी पर है तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है। आकाश गंगा जिसको मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश गंगा को मिल्की वे कहते हैं, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तत्व पर विचार कीजिए तथा इसे लाखों आकाश से मौजूद है तथा इस चित्र में आप स्थान पर जिसे क्या देख लीजिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का सौरमंडल, सौरमंडल आकाश गंगा, फिर ब्रह्मांड होता है। ये ऊपर में चलता है, पृथ्वी सबसे नीचे आ गया, ये ऊपर में बढ़ते हुए आता है। ठीक है, तो ये ब्रह्मांड सबसे ऊपर आता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो होता है ये सभी क्वेश्चन आंसर है। क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको लेना चाहते हैं या क्वेश्चन आंसर करा दूं तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। इसका हम अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में इसका हम क्वेश्चन आंसर भी आपको हम करा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ से वीडियो आपका यहाँ से होता है समाप्त। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका इसका क्वेश्चन आंसर भी चाहते हैं कि ना सर क्वेश्चन आंसर करा दीजिए, तो उसका क्वेश्चन आंसर भी हम आपको करा देंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।